नमस्कार मित्रों, कालेरा क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। कालेरा क्लासेस में हम अध्ययन करेंगे रीट की साइंस का, यानी रीट के अंदर अपने जितने भी महत्वपूर्ण टॉपिक हैं या रीट के अंदर जिस तरह से अपना पेपर सेट होता है और रीट में किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, हम उन सभी का विस्तृत अध्ययन करेंगे। क्योंकि रीट के अंदर जो साइंस है उसमें मायने रखता है। हमारे पास चीजें आती है 6ठी से लेकर 10वीं क्लास की, जिसके अंदर हम केमिस्ट्री भी पढ़ते हैं, फिजिक्स के बहुत से टॉपिक होते हैं वो पढ़ते हैं, और बायोलॉजी से रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं वो सारी पढ़ी जाती है। तो हम रीट में हमको किस तरह से क्वेश्चन मिलते हैं, आसान से क्वेश्चन होते हैं जो अपने को क्या कर जाते हैं, वहां पे गलती कर जाते हैं अपने। तो हर चीज का हम इलोबरेट अध्ययन करेंगे, सुगमता से अध्ययन करेंगे, सरलीकरण होगा उन बातों का, आपको समझ में भी आएगा कि किस तरह से अपने को कौन सा क्वेश्चन किस तरह से आएगा, उस टॉपिक को कैसे अध्ययन करना है। हम उन सारी बातों का क्या करेंगे, विस्तृत अध्ययन करेंगे। आज अपनी छोटी सी चीज से स्टार्ट करते हैं, रसायन विज्ञान से। रसायन विज्ञान के अंदर अपनी बहुत सी बातें हैं, जैसे सबसे जो महत्वपूर्ण चीज है वो स्टार्ट होती है किससे, परमाणु से। परमाणु, यहां से एक क्वेश्चन उठाता है, परमाणु के बाद आता है अणु, अणु के बाद आता है यौगिक, और यौगिक के बाद आता है मिश्रण। ये चीजें अपने को वहां पे क्या करेगी, कंफ्यूजन पैदा करेगी। सबसे पहले परमाणु, परम अणु, उसके बाद अणु, अणु के बाद यौगिक, और यौगिक के बाद मिश्रण। यानी इन चीजों के बारे में छोटी छोटी चीजें जो अपने को क्या करेगी, आगे वहां पे दिक्कत पैदा करेगी। और परमाणु और अणु दोनों को किस श्रेणी में रखा गया है, तत्वों में रखा गया है। किस में रखा गया है, तत्वों में रखा गया है। यानी अपने से पूछेगा, वो एग्जाम्पल पूछेगा परमाणु क्या है, अणु क्या है, यौगिक क्या है और मिश्रण क्या है। इसको सबसे आसान तरीके से हल करते हैं। जैसे परमात्मा एक है, परम आत्मा, परमात्मा एक है, उसी तरह से परम अणु वो एक है, उसको और ज्यादा क्या नहीं किया जा सकता, विभाजित नहीं किया जा सकता। जैसे अकेला कोई भी तत्व है, हाइड्रोजन, अकेला कोई भी तत्व है वो क्या है, परमाणु की श्रेणी में आता है। यानी जिसको हम और ज्यादा नहीं तोड़ सकते वो किस श्रेणी में आता है, परमाणु की श्रेणी में आता है। उसके बाद अणु, अणु वो होता है जिसको हम तोड़ सकते हैं, या यूं कहें कि परमाणुओं से मिलकर क्या बनता है, अणु बनता है। जैसे मैं लिखूं H2 हाइड्रोजन गैस, उसको तोड़ोगे आप तो H++H, यानी 2 हाइड्रोजन बने। परमाणु, परम अणु, कई बार कंफ्यूजन पैदा होता है कि परमाणु और अणु में अंतर क्या है। तो परम अणु, जिस तरह से परम आत्मा एक है, परमात्मा एक है, उसी तरह से परमाणु भी क्या होता है, हमारा एक ही होता है। जो न तोड़ा जा सके वो परमाणु है, और अणु जिसको तोड़ा जा सके, आगे विभाजित किया जा सकते, वो किस में आता है, अणु में आता है। और यौगिक, यौगिक क्या होता है, जिसका अनुपात निश्चित होता है, जिसका अनुपात निश्चित है वो क्या है, यौगिक की श्रेणी में आता है। जिसका अनुपात निश्चित है वो यौगिक की श्रेणी में आता है, और जिसका कोई अनुपात नहीं होता वो किस श्रेणी में आता है, मिश्रण की श्रेणी में आता है। यौगिक की बात करें तो ये H2 एक यौगिक है, 2:1 में है, हाइड्रोजन 2 है और ऑक्सीजन 1 है। जिसका अनुपात निश्चित है वो किस में आता है, यौगिक में। और जिसका कोई अनुपात नहीं होता, जैसे वायुमंडलीय गैसें, वायुमंडलीय गैसें, ये किस में आती है, ये आती है मिश्रण में। अब देखो क्वेश्चन किस तरह से आता है, कई बार वो पूछ लेता है निम्न में से तत्व कौन है। एक ऑप्शन देगा आपको अकेला हाइड्रोजन, दूसरा ऑप्शन देगा आपको H2, तीसरा ऑप्शन देगा आपको दोनों, और चौथा ऑप्शन देगा आपको कोई नहीं। अब आप कंफ्यूजन में आ जाते हो। तो मैंने क्या बताया आपको कि वैज्ञानिकों ने परमाणु और अणु दोनों को किस श्रेणी में डाल दिया है, तत्व की श्रेणी में डाल दिया है। तो इसका आंसर क्या होगा, दोनों होगा। क्योंकि परमाणु एक सूक्ष्मतम कण है जिसको तोड़ा नहीं जा सकता, अणु जिसको और आगे क्या किया जा सकता है, विभाजित किया जा सकता है। यौगिक जिसका अनुपात निश्चित है वो क्या कहलाता है, यौगिक। और जिसका कोई अनुपात नहीं, जैसे वायुमंडलीय गैस है, उसके अंदर सल्फर भी है, हाइड्रोजन भी है, नाइट्रोजन भी है, कार्बन भी है, जिनका अनुपात घटता और बढ़ता रहता है, इसलिए उनको क्या कहा जाता है, मिश्रण कहा जाता है। यानी ये छोटे छोटे क्वेश्चन आपसे पूछेगा, परमाणु क्या है, ये इनमें से अणु क्या है। जैसे ये क्वेश्चन कंफ्यूजन का है, क्योंकि इसके अंदर ये आपको परमाणु दिखाई दे रहा है और ये आपको अणु दिखाई दे रहा है। लेकिन मैंने आपको अभी भी क्या बताया, दोनों किस श्रेणी में आते हैं, तत्व की श्रेणी में आते हैं। तो ये क्या है हमारा,
दोनों ही क्या है, तत्व हैं, दोनों ही किस श्रेणी में आते हैं, तत्व में आते हैं। तो सबसे पहले बात चली थी, क्वेश्चन आते हैं छोटे छोटे कि ये एक नाभिक होता है, नाभिक के चारों ओर कक्षाएं होती है और इन कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। इन कक्षाओं में क्या पाए जाते हैं, इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। एक क्वेश्चन पूछा गया था, क्योंकि कक्षाओं को बांटा गया था, किसी ने कहा एक कक्षा, दो कक्षा, तीन कक्षा और चार कक्षा, किसी ने कहा KLMN। प्रश्न पूछा गया था कि कक्षाओं में अधिकतम इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रायिकता का सूत्र क्या है। कक्षाओं में अधिकतम इलेक्ट्रॉन पाए जाने की जो प्रायिकता का सूत्र है वो होता है 2n²। n होती है हमारी कक्षा की संख्या, जैसे पहली कक्षा 2, दूसरी कक्षा 8, तीसरी कक्षा 18 और चौथी कक्षा 32। यानी पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन, तीसरी में 18 और चौथी में 32 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। प्रश्न क्या पूछा गया था, कक्षाओं में अधिकतम इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रायिकता का सूत्र क्या है, वो हमारा सूत्र है 2n²। देखिए कुछ बातों पे हमको बहुत सी महीन चीजों पे गौर डालना पड़ेगा, क्योंकि रीट की साइंस ऐसी साइंस है जो छोटे से छोटे क्वेश्चन में अपने को उलझा देती है। जैसे मैंने आपको बताया ना, परमाणु और अणु में ये अपने को कंफ्यूजन पैदा करेगा। एग्जांपल देकर यौगिक का कंफ्यूजन पैदा कर सकता है, मिश्रण में कोई कंफ्यूजन नहीं होता। फिर वो बात आगे लेके बढ़ता है कि कक्षाओं में अधिकतम इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रायिकता का सूत्र क्या होता है, 2n²। छोटा प्रश्न भी पूछ सकता है, पहली कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या 2, दूसरी कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या 8, तीसरी कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या 18 और चौथी कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है, 32 पाई जाती है। तो ये चीजें आपसे पूछी जाएगी, परमाणु के बारे में पूछा जाएगा, अणु के बारे में पूछा जाएगा, यौगिक के बारे में पूछा जाएगा और मिश्रण के बारे में पूछा जाएगा। इसके अलावा आपसे पूछेगा कि एक परमाणु क्या है, अणु क्या है, तत्व क्या है, यौगिक क्या है। इसके अलावा बहुत से क्वेश्चनों में एक क्वेश्चन अब इन दिनों में जो आ रहा है वो पूछता है ऑक्सीकरण अंक। क्या पूछता है, ऑक्सीकरण अंक के बारे में पूछता है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, वो पूछता है HCl, PCl5, PCl3, BeCl2, SiCl4। अब ये एक यौगिक है। अब आपसे पूछेगा ऑक्सीकरण अंक पूछेगा, फास्फोरस का पूछ लिया, हाइड्रोजन का पूछ लिया, क्लोरीन का पूछ लिया, फास्फोरस का। देखो आपको एक चीज दिखाई देती है, क्या ऐसी विशेषता है कि एक में 1 क्लोरीन जुड़ी हुई है, एक में 2 क्लोरीन जुड़ी हुई है, एक में 3 क्लोरीन जुड़ी हुई है, एक में 5 क्लोरीन जुड़ी हुई है और एक में 4 क्लोरीन जुड़ी हुई है। क्या कारण है कि ये इस तरह से यौगिक बनते हैं? इनका कारण होता है कि कक्षाओं में जो बाह्यतम कोष होते हैं उनमें जो इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, कक्षाओं में बाह्यतम कोष होता है जिनमें इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, उन पर नाभिक का आकर्षण क्या होता है, न के बराबर होता है। क्यों? क्योंकि दूरी बढ़ने के साथ साथ क्या होता है, नाभिक का आकर्षण कम होता जाता है। चुंबक की जैसी प्रवृत्ति है, जितनी दूरी होगी नाभिक का आकर्षण उतना ही कम होगा और वो बाह्यतम कोष के इलेक्ट्रॉन आसानी से क्या करेंगे, दूसरे को इलेक्ट्रॉन दे देगा या दूसरे से इलेक्ट्रॉन ले लेगा, जिससे क्या होता है अपने को आसानी रहती है एक यौगिक से दूसरे, एक तत्व से दूसरे तत्व को जोड़ने में, यौगिकों को बनाने में, और उनके बाह्यतम जितने बाह्यतम कोष के इलेक्ट्रॉन दिए जाएंगे उसी प्रकार का यौगिक आसानी से बनता है। जैसे कि अपने एक एग्जांपल लिया, ध्यान से देखिए, 2, 8, 18, 32 आपको बताया गया था। अब देखो सबसे पहले तो आपको मैं छोटा सा एग्जांपल देता हूं, जैसे फास्फोरस 15 पे आता है नहीं आता है, 15 पे आता है। अब अपने भरा था 2, 8, 18 और 32, 2, 8 कितने हुए, 10। अब 18 है लेकिन इसके पास कितने बचे, 10 और 5 15। हम इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को इस तरह से दर्शा सकते हैं। और सबसे बाहरी कोष की बात करें, जो अभी मैंने बताया था, बाहरी कोष पर क्या होता है, नाभिक का आकर्षण न के बराबर होता है, आसानी से इलेक्ट्रॉन त्याग कर दिए जाते हैं और सामने वाले को इलेक्ट्रॉन दे दिए जाते हैं, और जिससे क्या होता है आसानी से कोई यौगिक का निर्माण होता है। अब देखो 5 इलेक्ट्रॉन हैं, कितने हैं, 5 इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को चाहिए। क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखिए आप, क्या है, 2, 8 और 7 17। अष्टक नियम क्या कहता है, एक अष्टक नियम दिया गया था
इसके अंदर कहा गया था कि कोई भी परमाणु है वो अपने बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करने का प्रयास करेगा, चाहे कैसे भी। अब ये क्या चाहता है कि मेरे कितने हो जाए, 8 हो जाए। कितने हो जाए, 7 के 8 हो जाए। और क्लोरीन कितने बार लिखा है हमने, 5 बार लिखा है, तो मैं क्लोरीन को 5 बार लिखता हूं। हमने लिखा 2 8 7, 2 8 7, 2 8 7 और 2 8 7। अब देखो आपको 5 बार क्लोरीन है, 5 बार 7 है, 1 2 3 4 5। फॉस्फोरस के बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 5। यानी अभी 7 को 8 होने के लिए कितने चाहिए, इसको 1 चाहिए, इसको 1 चाहिए, इसको 1 चाहिए, इसको 1 चाहिए और इसको 1 चाहिए। तो ये निश्चित हो जाता है कि फॉस्फोरस कितने इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा, 5 का त्याग करेगा। अकेले फॉस्फोरस ने कितने इलेक्ट्रॉन का त्याग किया, अकेले ने 5 का, तो उसका ऑक्सीकरण अंक हो गया 5। जो इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा उसके ऊपर प्लस का निशान आएगा। अकेली क्लोरीन का अगर पूछे, अकेली क्लोरीन ने कितने इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए, तो अकेली क्लोरीन ने कितने इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए, 1। और जो कोई इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है उसके ऊपर माइनस आता है। जो इलेक्ट्रॉन देगा उसके ऊपर प्लस आएगा और जो इलेक्ट्रॉन लेगा उसके ऊपर माइनस आएगा। सबसे बाहरी कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन होते हैं, पहले एक शब्द आता था संयोजकता, लेकिन चेंज कर दिया गया ऑक्सीकरण अंक। ऑक्सीकरण क्या कहते हैं कि अष्टक 8 इलेक्ट्रॉन बनाने के लिए चाहे इलेक्ट्रॉन देने पड़े चाहे इलेक्ट्रॉन लेने पड़े बाहरी कोश में, वो उसका क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण कहलाता है। तो फास्फोरस की स्थिति अपने सामने साफ है। और कौन से नियम से, 2n² से पता चला अपने को, 2 8 18 और 32। उस हिसाब से जब भरा गया तो पता चला फास्फोरस के बाहरी कोश में 5 इलेक्ट्रॉन है, क्लोरीन के बाहरी कोश में 7 इलेक्ट्रॉन है। 7 को 8 होने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। इस तरह से इसके पास कितने हैं, 5, और इसको भी कितने चाहिए, 5। तो क्लोरीन का अष्टक पूरा हो गया, इसका भी अष्टक क्या हो गया, पूरा हो गया। अष्टक नियम की पालना करने पर पता चला कि फास्फोरस के ऊपर कितना चार्ज आया, +5 का। अकेली क्लोरीन के ऊपर कितना चार्ज आया, -1 का। तो ये प्लस इलेक्ट्रॉन देने की दशा में लगता है और ये माइनस इलेक्ट्रॉन लेने की दशा में लगता है, और ये कहलाते हैं उनके ऑक्सीकरण अंक, जो आपसे पेपर में पूछे जाते हैं कि इसका फास्फोरस का ऑक्सीकरण अंक कितना है और क्लोरीन का ऑक्सीकरण अंक